माय लॉर्ड, अब के आपके भाषण में नशा किरकिरा कर दिया। संसार के सब दुखों और समस्त चिंताओं को जो शिव शंभू शर्मा 2 चुल्लू बूटी पीकर भुला देता था, आज उसका उस प्यारी विजया पर भी मन नहीं है। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है। रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋणी को ऋण से और कंगाल को दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक कलेशित पुरुष को एक दिन अपने कलेश से मुक्त होने की आशा होती है। चाहे उसे इस जीवन में कलेश से मुक्ति ना मिले, पर आशा के सहारे इतना होता है कि वह धीरे धीरे अपने कलेशों को झेलता हुआ एक दिन कलेश में जीवन से तो मुक्त हो ही जाता है। पर हाय, जब उसकी यह आशा विभंग हो जाए, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। बड़े लाट होकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान से जो जो आशाएं करते थे और सुख स्वप्न देखते थे, वे सब उड़नछू हो गए। इस कलकत्ता महानगरी के समाचार पत्र कुछ दिन चौंक चौंक पढ़ते थे कि आज बड़े लाट अमुक मोड़ पर वेश बदले एक गरीब काले आदमी से बातें कर रहे थे। परसों अमुक ऑफिस में जाकर काम की चक्की में पिसते हुए कलर्कों की दशा देख रहे थे और उनसे कितनी ही बातें पूछते जाते थे। इससे हिंदू समझने लगे कि फिर से विक्रमादित्य का आविर्भाव हुआ है या अकबर का अमल हुआ है। मुसलमान ख्याल करने लगे कि खलीफा हारून रशीद का ज़माना आ गया। पारसियों ने अपने नौशीरवा समझने की मोहलत पाई थी या नहीं, ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रीमान ने जल्द अपने कामों से ऐसे जल्दबाज लोगों की कष्ट कल्पना करके कष्ट से उन्हें मुक्त कर दिया। वे लोग थोड़े ही दिनों में इस बात को समझने के योग्य हो गए थे कि हमारा प्रधान शासक ना तो विक्रम के रंग ढंग का है, न हारू या अकबर के, उसका रंग ही निराला है, किसी से नहीं मिलता। माय लॉर्ड, इस देश की 2 चीज़ों में अजब तासीर है, एक यहाँ की जलवायु की और दूसरी यहाँ के नमक की, जो उसी जलवायु से उत्पन्न होता है। नीरस से नीरस शरीर में यहाँ की जलवायु नमकीनी ला देती है। मज़ा यह है कि उसे उस नमकीनी की खबर तक नहीं होती। एक फारस का कवि कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा गया है। किंतु शिव शंभू शर्मा का विचार इस कवि से भी कुछ आगे है। वह समझता है कि यह देश नमक की एक महाखानी है, इसमें जो पड़ गया वह नमक बन गया। श्रीमान, कभी चाहें तो सांबर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं, जो कुछ उसमें गिर जाता है वह नमक बन जाता है। यहाँ की जलवायु से अलग खड़े होकर कितनों ने ही बड़ी बड़ी अटकलें और लंबे चौड़े मंसूबे बांधे, पर यहाँ की जलवायु का असर होते ही सब काफूर हो गए। अफसोस माय लॉर्ड, यहाँ की जलवायु की तासीर में आपने अपनी पिछली दशा के स्मरण की शक्ति नहीं रहने दी। नहीं तो अपनी 6 साल पहले की दशा से अब की दशा का मिलान करके चकित हो जाते। घबरा के कहते, ए मैं क्या हो गया? क्या मैं वही हूँ जो विलायत से भारत की ओर चलने से पहले था? बंबई में जहाज से उतरकर भूमि पर पांव रखते ही यहाँ की जलवायु का प्रभाव आप पर भी आरंभ हो गया था। उसके प्रथम फलस्वरूप कलकत्ते में पदार्पण करते ही आपने यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता की समाप्ति की। जब यह प्रभाव कुछ और बढ़ा तो अकाल पीड़ितों की सहायता करते समय आपकी समझ में आने लगा कि इस देश के कितने ही अभागे सचमुच अभागे नहीं हैं, वरंच अच्छी मजदूरी के लालच से जबरदस्ती अकाल पीड़ितों में मिलकर दयालु सरकार को हैरान करते हैं। इससे मजदूरी कड़ी की गई। इस प्रकार जब प्रभाव तेज हुआ तो आपने अकाल की तरफ से आंखों पर पट्टी बांधकर दिल्ली दरबार किया। अंतकोगत वर्ष आपने ये साफ कह दिया कि बहुत से पद ऐसे हैं जिनको पैदाइशी तौर से अंग्रेज ही पाने के योग्य हैं। भारतवासियों को सरकार जो देती है वह भी उनकी हैसियत से बढ़कर है। तब इस देश के लोगों को समझ में आया और लोगों ने समझ लिया था कि अब श्रीमान पर यहाँ की जलवायु का पूरा सिक्का जम गया है। उसी समय आपके स्वदेश दर्शन की लालसा हुई। लोग समझे, चलो अच्छा हुआ, जो हो चुका वह जो हुआ हो चुका, आगे की तासीर को अधिक उन्नति से पीछा छूटा। किंतु आप कुछ न समझे। कोरिया में जब श्रीमान की आयु अचानक 7 साल बढ़कर 40 हो गई, उस समय भी श्रीमान की समझ में आ गया था कि वहाँ की सुंदर आबहवा के प्रताप से आप 40 साल के होने पर भी 32-33 के दिखाई देते।
पर इस देश की आबो हवा की तासीर आपकी कुछ समझ में ही नहीं आई। वह विलायत में श्रीमान के साथ लगी और जब तक वहाँ रहे अपना जोर दिखाती रही, यहाँ तक कि फिर आपको एक बार इस देश से उठा लाई, किसी विघ्न बाधा की परवाह न की। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ के जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। वह पहले विचार बुद्धि खोता है, पीछे दया सहृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत को आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटे फिरता है और अब उसके मुंह से में खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करता, अपनी शेखी मारते जाना। हम लोग भी उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं हैं, पर हमारी हड्डियाँ उसी से बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश की नमक की तासीर क्या है। हम लोग खूब जानते हैं कि यदि श्रीमान कहीं दूसरी बार भारत में आ गए तो एकदम नमक की खान में जाकर नमक हो जाएंगे। इसी से चाहते थे कि दोबारा आप ना आवें, पर हमारी पेश ना गई। आप आए और आते ही उस नमक की तासीर का फल अपने काउंसिल और कॉन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। इतने दिन आप सरकारी भेदों को जानने से, अच्छे पद पाने से, उन्नति की बातें सोचने से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, अपने स्वत्वों के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से इस देश के लोगों को रोकते रहे। आपकी शक्ति में जो कुछ था वो करते रहे, पर उस पर भी संतोष नहीं हुआ। भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगे। जो सत्य प्रियता इस देश को सृष्टि के आदि से मिली है, जिस देश का ईश्वर सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्मा है, वहाँ के लोगों को सभा में बुला के ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उनके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। विचारिए तो ये कैसा अधः पतन की बात है। जिस स्वदेश को श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश और वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा है, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है? यदि सचमुच विलायत वैसा ही देश है जैसा आप फरमाते हैं और भारत भी आपके कथनानुसार मिथ्यावादी और धूर्त देश हो, तो भी तो क्या कोई इस प्रकार कहता है? गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना क्या सत्यवादिता का सबूत है? माय लॉर्ड, जब आपने अपने शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय को चोट पहुंचाई है, तो दो एक बातें पूछ लेने में शायद कोई गुस्ताखी नहीं होगी। सुनिए, विजित और विजेता में बड़ा अंतर है। जो भारत 1000 साल से विदेशी विजेताओं के पांव में लौट रहा है, क्या उसकी प्रजा की सत्यप्रियता विजेता इंग्लैंड के लोगों की सत्यप्रियता का मुकाबला कर सकती है? यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता तो यहाँ के लोग भी यहाँ के राजा होते। तब यदि अपने देश के लोगों को यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित करते तो अवश्य आपकी कुछ बहादुरी होती। स्मरण करिए उन दिनों को जब अंग्रेजों के देश में विदेशियों का अधिकार था। उस समय आपके स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी, उसका विचार तो कीजिए। यह वह देश है कि 1000 साल पराए पांव के नीचे रहकर भी एकदम सत्यता से च्युत नहीं हुआ। यदि आपका यूरोप और इंग्लैंड 10 साल भी पराधीन हो जाए ना, तो आपको मालूम पड़े कि श्रीमान के स्वदेशीय कैसे सत्यवादी और नीतिपरायण है। जो देश कर्मवादी है वह क्या असत्यवादी हो सकता है? आपके स्वदेशीय यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसी रुचि हो वैसे पदार्थ भोग करते हैं। भारत आपके लिए भोग्य भूमि है, किंतु इस देश के लाखों आदमी इस देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उनको 2 हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भर खाने को नहीं, मैले चितड़े पहनकर उम्रें बिता देते हैं और एक दिन कहीं पड़कर चुपचाप प्राण दे देते हैं। हालांकि इस सर्दी में कितने हुए के प्राण जहाँ तहाँ निकल गए। इस प्रकार कलेश पाकर भी मरने पर भी क्या कभी वह लोग यह कहते हैं कि पापी राजा है, इससे हमारी दुर्गति की है? माय लॉर्ड, वे कर्मवादी हैं। वे यही उचित समझते हैं। वे यही समझते हैं कि किसी का कुछ दोष नहीं है, सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। हाय हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कह रहे हैं।
कभी इस देश में आकर अपने गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया, कभी यहाँ के दीन भूखी प्रजा की दशा पर विचार नहीं किया, कभी 10 मीठे शब्द सुनाकर यहाँ के लोगों को उत्साहित नहीं किया। फिर विचारिए तो गालियाँ यहाँ के लोगों को आपने किस कृपा के बदले में दी हैं। पराधीनता की सबसे जीमी बड़ी भारी चोट होती है, पर महारानी विक्टोरिया के सदैव बर्ताव ने यहाँ के लोगों के जी से वह दुख भुला दिया था। इस देश के लोग सदा उन्हें माता तुल्य समझते रहे। अब उनके पुत्र महाराज एडवर्ड पर भी इस देश के लोगों की वैसी ही भक्ति है, किंतु आप उन्हीं सम्राट एडवर्ड के प्रतिनिधि होकर इस देश की प्रजा के अत्यंत अप्रिय बने। यह इस देश के बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और अब प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए हैं। यही विचार कर इस अधबूढ़े भंगड़ ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है। भारत मित्र 25 फरवरी 1905 ईस्वी।